तो नमस्कार दोस्तों, हम ये आज की अपनी साइंस क्विज स्टार्ट करने जा रहे हैं। क्विज में टोटल 60 क्वेश्चन है। आप एक एक करके हमारे साथ में क्वेश्चन को करते जाइए। जैसे ही क्विज पूरी होती है तो आप हमें ये बताएंगे कि 60 में से आपके कितने क्वेश्चन होते हैं सही, तो वो आप कमेंट बॉक्स में कमेंट कर दीजिएगा। चलिए हम स्टार्ट करते हैं अपनी आज की क्विज। तो सबसे फर्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सी पेशी ऐच्छिक है? हृदय पेशी, चिकनी पेशी, कंकालीय पेशी और उपयुक्त सभी। तो जल्दी से इसका राइट आंसर बताइए आप। तो इसका राइट आंसर है अपने पास में कंकालीय पेशी। एक मिनट। तो इसका राइट आंसर है अपने पास में कंकालीय पेशी। ठीक है, तो चलिए अब हम बढ़ते हैं इससे आगे नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। अगला क्वेश्चन है अपने पास में कि पेशी जो बिना रुके कार्य करती है, यानी बिना रुके निरंतर कार्य करने वाली पेशी का क्या नाम है? तो चलिए, ऐच्छिक पेशी, चिकनी पेशी, हृदय पेशी, अनैच्छिक पेशी, इनमें से कौन सी पेशी है जो बिना रुके कंटिन्यू अपना कार्य करती रहती है? बताइए जल्दी, मैं आपके रिप्लाई का वेट कर रहा हूँ। यह बिल्कुल राइट आंसर। इसका जो सही आंसर है वो है हृदय पेशी। जो हृदय पेशी है वो बिना रुके कंटिन्यू अपना कार्य करती रहती है। चलिए बढ़ते हैं अपने थर्ड क्वेश्चन की ओर। थर्ड क्वेश्चन जो है अपना, अस्थि, उपास्थि और टेंडन एवं रुधिर किस प्रकार के उत्तक है? ये अपना क्वेश्चन है कि अस्थि, उपास्थि, टेंडन एवं रुधिर किस प्रकार के उत्तक है? पेशी उत्तक, तंत्रिका उत्तक, संयोजी उत्तक और उपकला उत्तक। तो जल्दी इसका आंसर दीजिए। तो दोस्तों, जैसा कि आपको पता है कि ये संयोजी उत्तक है। अस्थि, उपास्थि, टेंडन का आपने ना सुना हो, लेकिन रुधिर का आपने स्टार्टिंग से पढ़ते हैं कि रुधिर एक प्रकार का तरल संयोजी उत्तक होता है। तो चलिए अब हमारे सामने है फोर्थ क्वेश्चन, हृदय में पाई जाने वाली पेशियां क्या कहलाती है? हृदय में पाई जाने वाली पेशियां क्या कहलाती है? हृदय पेशियां, चिकनी पेशियां, अस्थायी पेशियां या फिर उक्त में से कोई नहीं। जल्दी बताइए इसका राइट आंसर कौन सा होने वाला है। तो जैसा कि आप सभी को पता है, हृदय में पाई जाने वाली पेशियां हृदय पेशियां या फिर हृदय पेशियां कहलाती है। जी हाँ, हृदय में पाई जाने वाली पेशियां हृदय पेशियां या फिर हृदय पेशियां कहलाती है। चलिए बढ़ते हैं हम अपने फिफ्थ क्वेश्चन की ओर। चिकनी पेशियां पाई जाती है अस्थियों में, हृदय में, आंतरिक अंगों की दीवारों में, भुजा तथा पाद में। तो इसका आपको राइट आंसर बताना है। चिंता मत कीजिए, इसमें ब्लड के भी क्वेश्चन है आपके आगे चल कर के। कुछ मानव के मस्तिष्क से रिलेटेड भी है, अस्थियों से भी हैं, उत्तकों से भी हैं, अंगों से भी हैं। तो चिकनी पेशियां पाई जाती है अस्थियों में, हृदय में, आंतरिक भाग अंगों की दीवारों में, भुजा तथा पाद में। तो इसका जो राइट आंसर है वो है आंतरिक अंगों की दीवारों में। जी हाँ, इसका राइट आंसर है आंतरिक अंगों की दीवारों में। तो चलिए बढ़ते हैं हम हमारे नेक्स्ट क्वेश्चन, सिक्स्थ क्वेश्चन की ओर। अरेखित पेशियां होती है ऐच्छिक, अनैच्छिक दोनों प्रकार की या फिर तंत्रिका कोशिका होती है? जल्दी से इसका राइट आंसर बताइए कि किस प्रकार की होती है। तो जो रेखित पेशियां होती है वो होती है ऐच्छिक प्रकार की। रेखित पेशियां होती हैं ऐच्छिक प्रकार की। चलिए बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। अस्थि को अस्थि से जोड़ने वाले संयोजी उत्तक हैं। अस्थि को अस्थि से जोड़ने वाले संयोजी उत्तक क्या कहलाते हैं? जल्दी से इसका रिप्लाई कीजिए जल्दी। तो अस्थि को अस्थि से जोड़ने वाले उत्तक कहलाते हैं लिगामेंट। जी हाँ, लिगामेंट कहलाते हैं अस्थि को अस्थि से जोड़ने वाले उत्तक। चलिए बढ़ते हैं एट्थ क्वेश्चन की ओर। कंडरा किसको जोड़ता है? अस्थि को अस्थि से, पेशी को पेशी से, अस्थि को पेशी से या फिर पेशी को तंत्रिका से? चलिए बताइए इसका जल्दी फटाफट राइट आंसर। इसका क्या है राइट आंसर? तो इसका राइट आंसर है अस्थि को पेशी से जो जोड़ता है उसे कंडरा कहा जाता है। जी हाँ, अस्थि को पेशी से जो जोड़ता है उसे कंडरा कहा जाता है। तो चलिए बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। भुजाओं एवं पादों में पाई जाने वाली पेशी है। भुजाओं एवं पैरों में जो पाई जाने वाली पेशियां वो कौन सी होती है? रेखित पेशी, तंत्रिका पेशी, हृदय पेशी या फिर कंकालीय पेशी? जल्दी से इसका राइट आंसर बताइए। तो जो भुजाओं एवं पादों में जो पेशी पाई जाती है वह होती है कंकालीय पेशी। जी हाँ, कंकालीय पेशी भुजाओं एवं पादों में पाई जाती है। चलिए हम बढ़ते हैं हमारे नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। पेशी उत्तक का विकास होता है एक्टोडर्म से, मेसोडर्म से, एंडोडर्म से या फिर उपयुक्त में से कोई नहीं। तो जल्दी इसका राइट आंसर दीजिए। पेशी उत्तक का विकास कहाँ से होता है? तो पेशी उत्तक का विकास, इसका राइट आंसर है
अपने सामने मीजोडर्म से। जी हाँ, पेशी ऊतक का विकास मीजोडर्म से होता है। तो चलिए हम बढ़ते हैं हमारे नेक्स्ट क्वेश्चन की। पेशियों की कार्यात्मक इकाई क्या कहलाती है? जी हाँ, फंक्शनल यूनिट पूछा है पेशियों की क्या कहलाती है। तो टीलोमियर, सार्कोमियर, क्रोमोमियर, उपयुक्त में से कोई नहीं। फास्ट रिप्लाई कीजिए, क्या इसका राइट आंसर? जी हाँ, बिल्कुल सही, इसका राइट आंसर है सार्कोमियर। सार्कोमियर इसका करेक्ट आंसर है। चलिए हम बढ़ते हैं हमारे नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। पेशी निर्माण करने वाली कोशिकाएं, ऐसी कौन सी सेल्स है जो कि पेशियों का निर्माण करती है? जल्दी इसका उत्तर बताइए। सार्कोब्लास्ट, मायोब्लास्ट, ओस्टियोब्लास्ट या फिर उपयुक्त में से कोई नहीं। सार्कोब्लास्ट, ओस्टियोब्लास्ट, मायोब्लास्ट, उपयुक्त में से कोई नहीं। फटाफट इसका आंसर दीजिए। तो इसका राइट आंसर है अपने सामने मायोब्लास्ट। जी हाँ, मायोब्लास्ट जो सेल्स है वो पेशियों का निर्माण करने में सहायता करती है। तो चलिए अब हम बढ़ते हैं हमारे नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। वह तंत्र जो शरीर को आधार एवं गति प्रदान करता है क्या कहलाता है? बताइए इसका राइट आंसर। वह तंत्र जो शरीर को आधार एवं गति प्रदान करता है, श्वसन तंत्र, उत्सर्जी तंत्र, परिसंचरण तंत्र और कंकाल तंत्र। क्या है इनमें से राइट आंसर? बताइए फटाफट। जी हाँ, इसका राइट आंसर है अपने सामने कंकाल तंत्र। कंकाल तंत्र जो है वो शरीर को आधार एवं गति प्रदान करता है। तो चलिए हम बढ़ते हैं अब हमारे नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। मनुष्य में मेरुदंड में कितनी जोड़ी तंत्रिकाएं पाई जाती है? जी हाँ, 14वां क्वेश्चन है हमारे सामने। मनुष्य में मेरुदंड में कितनी जोड़ी तंत्रिकाएं पाई जाती है? 12, 13, 31, 33 कितनी जोड़ी तंत्रिकाएं निकलती है? 12, 13, 31, 33 फटाफट रिप्लाई कीजिए, इसका राइट आंसर क्या होने वाला है? 12, 13, 31, 33। मैं आपके रिप्लाई का वेट कर रहा हूँ। जी आप बिल्कुल सही सोच रहे हैं, इसका राइट आंसर है वो 31, 31 होने हैं। तो बिल्कुल सही है इसका 31। चलिए बढ़ते हैं हम आगे 15वें क्वेश्चन की ओर। मानव की शरीर की सबसे छोटी अस्थि कौन सी है? आपने ये क्वेश्चन बहुत बार जगह जगह पढ़ा होगा। मानव शरीर की सबसे छोटी अस्थि कौन सी है? तो चलिए बताइए फटाफट। कंधे की अस्थि, स्टेपिज अस्थि, जबड़े की अस्थि, नाक की अस्थि, कौन सी मानव शरीर की सबसे छोटी अस्थि है इनमें से? तो जी हाँ, सबसे छोटी अस्थि यहाँ पे बात करें तो होती है स्टेपिज, जो कि पाई जाती है कान में। चलिए हम आपको आज मिलवा ही लेते हैं स्टेपिज से, कहाँ पे पाई जाती है और कैसी है। उससे पहले इसको एक बार थोड़ा सा क्वेश्चन को अपने छोटा कर देते हैं। हम आपको दिखाते हैं स्टेपिज। अगर अपनी बात करें स्टेपिज की तो इधर आ जाइए भी। ये है हमारा कान। ये आप हमारा कान देख रहे हैं। इसमें आप देख रहे हैं कि ये जो बीच में एक ब्लैक जो आपको क्यूब बनाया हुआ दिख रहा है, एक वर्ग दिख रहा है ब्लैक, इस बॉक्स के अंदर जो आपको एक दिख रही है, ये पूरी की पूरी क्या स्टेपिज है। ये साइड में हमने फिर से एक बार स्टेपिज को बनाया है। हम एक और फोटो में आपको दिखाने की कोशिश करते हैं आखिर स्टेपिज है कैसी, उसमें आपको क्लियर समझ में आएगा। तो इसको अपने एक बार हटा देते हैं यहाँ से। दूसरी जो है इमेज उसको देते हैं, बिल्कुल क्लियर पिक है, आपको अच्छे से समझ में आएगा कि स्टेपिज आखिर है क्या। तो थोड़ा सा इमेज को बड़ा कर देते हैं अपनी। तो ये जो आप स्क्रीन पे देख रहे हैं, इस पूरे में जो ये मैं राउंड अप कर रहा हूँ, इसके अंदर वाली जो अपने बोन है इसको बोला जाता है स्टेपिज। जी हाँ, ये स्टेपिज अस्थि है जो कान के भीतर पाई जाती है। ठीक है, तो चलिए हम बढ़ते हैं अब हमारे नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। इस स्टेपिज को यहीं पे देते हैं विराम। मनुष्य की खोपड़ी में अस्थियों की संख्या कितनी होती है? 8, 30, 32, 34। जल्दी बताइए, 8, 30, 32, 34 मनुष्य की खोपड़ी में कितनी अस्थियां पाई जाती हैं? जी हाँ, राइट आंसर। मनुष्य की खोपड़ी में जो अस्थियां पाई जाती है हमारे सामने, वो टोटल होती है
कितनी? 8 अस्थियां पाई जाती हैं मनुष्य की खोपड़ी में। चलिए हम बढ़ते हैं अब हमारे नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। मानव शरीर की सबसे बड़ी अस्थि। जी हाँ, मानव शरीर की सबसे बड़ी अस्थि के बारे में बताइए। मानव शरीर की सबसे बड़ी अस्थि कौन सी है? मैं आपके एक आंसर का वेट कर रहा हूँ। मानव शरीर की सबसे बड़ी जो अस्थि है वो है जांघ की अस्थि। जी हाँ, जांघ की अस्थि। चलिए हम आपको मिलवाते हैं जांघ की अस्थि से। मानव शरीर की सबसे बड़ी अस्थि जो है जांघ की अस्थि, तो उसका एक छोटा सा व्यू हम आपको दिखाते हैं जांघ की अस्थि का। ये मानव शरीर की सबसे बड़ी अस्थि है जो आप रेड कलर में देख रहे हैं। ये इसका नाम है फीमर। जी हाँ, पैर में जो अपनी 2 हड्डियां पाई जाती है ये फ्यूमर है और नीचे वाली जो है वो ह्यूमरस है। तो ये दोनों की दोनों अस्थियां हैं। ऊपर वाली जो रेड कलर की आप देख रहे हैं ये है फीमर। चलिए हम आपको इनका एक साइड व्यू भी दिखा देते हैं फीमर का। तो आ जाइए भी। तो ये देखिए जो आप यहाँ पे देख पा रहे हैं ये फीमर है। आप समझ पा रहे होंगे जो रेड कलर का है, जो एरिया आपने हाईलाइट किया हुआ वो फीमर है। ठीक है, तो चलिए अब हम बढ़ते हैं हमारे नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। निम्नलिखित में से अग्रपाद की अस्थि है। अग्रपाद की कौन सी अस्थि है? टीबिया, फीमर, टार्सल और ह्यूमरस। बताइए जल्दी, अग्रपाद की अस्थि कौन सी है? टीबिया, फीमर, टार्सल और ह्यूमरस। जल्दी जल्दी। इसका राइट आंसर है अपने सामने ह्यूमरस। जी हाँ, पैरों की अस्थियाँ ह्यूमरस होती है। मैं अभी आपको थोड़े टाइम पहले बता के गया था। टार्सल और मेटाटार्सल भी आती है, बट यहाँ पे जो अग्रपाद की अस्थि है वो है ह्यूमरस। तो चलिए अब हम बढ़ते हैं आगे। मानव शरीर में पसलियों के जोड़े होते हैं। मानव शरीर में पसलियों के कितने जोड़े होते हैं? 12, 10, 14, 11। फटाफट आंसर बताइए, कितने पसलियों के जोड़े होते हैं? 12 होते हैं या कि 10 होते हैं या 14 या फिर 11? जी हाँ, बिल्कुल राइट आंसर है आपका। जो मानव शरीर में पसलियों के जोड़े होते हैं वो हैं 12। जी हाँ, 12 जोड़े होते हैं। चलिए बढ़ते हैं हम हमारे नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। मानव के शरीर में मांसपेशियों की संख्या। जी हाँ, फटाफट मांसपेशियों की संख्या बताइए, कितने होते हैं? 206, 639, 639 और 100 या फिर 312। जी हाँ, मैं आपके आंसर का वेट कर रहा हूँ। फटाफट आंसर दीजिए। 206, 639, 100, 312। तो इसका राइट जो आंसर है वो है 639। जी हाँ, 639। जो 206 है वो मानव शरीर में हड्डियां पाई जाती है, ना कि मांसपेशियां। यह मानव शरीर में हड्डियां 206 होती है, जबकि मांसपेशियों की संख्या है वो 639 है। चलिए हम बढ़ते हैं अब हमारे नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। लार में पाए जाने वाले एंजाइम का नाम। ये तो क्वेश्चन आपको अच्छे से आता होगा। चलिए फटाफट बताइए, लार में कौन सा एंजाइम पाया जाता है? लार में जो एंजाइम पाया जाता है, इस एंजाइम का नाम है टाइलिन। जी हाँ, लार में टाइलिन नामक एंजाइम पाया जाता है, और जो कि अपने मुख में ही भोजन का पाचन क्या कर देता है? प्रारंभ करता है। इसी की सहायता से पाचन मुख गुहा में प्रारंभ होता है। चलिए बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। ये क्वेश्चन भी आ गया है। मुख में लार द्वारा पाचन होता है। सबसे पहले जो पाचन की प्रक्रिया होती है वो मुख गुहा में स्टार्ट होती है लार टाइलिन एंजाइम के द्वारा। बताइए फटाफट, कौन से इनमें से किसका पाचन सबसे पहले प्रारंभ होता है? वसा का, प्रोटीन का, स्टार्च का या फिर विटामिन का? तो यहाँ पर सबसे पहले मुख गुहा में पाचन होता है स्टार्च यानी कार्बोहाइड्रेट का। जी हाँ, स्टार्च कार्बोहाइड्रेट का पाचन मुख गुहा में ही प्रारंभ हो जाता है। चलिए बढ़ते हैं अब नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। पित्तरस का निर्माण होता है अग्नाशय में, यकृत में, आमाशय में, पित्ताशय में। फटाफट बताइए, पित्तरस का निर्माण कहाँ होता है? अग्नाशय में, यकृत में, आमाशय में, पित्ताशय में। तो जो पित्तरस का निर्माण है वह होता है यकृत में। यह बिल्कुल राइट आंसर, यकृत में जो पित्तरस का होता है निर्माण। तो अब बताइए, पित्तरस का प्रमुख क्या कार्य है? पित्तरस के प्रमुख कार्य कौन से हैं? उत्सर्जित पदार्थों का निवारण करना, प्रोटीन का पाचन करना या फिर प्रोटीन पाचन का नियंत्रण करना, वसा का पाइसीकरण कर उसका एंजाइम द्वारा पाचन करना, या फिर उपयुक्त में से कोई नहीं। फटाफट बताइए इसका राइट आंसर।
तो इसका राइट आंसर है वसा का पायसीकरण कर उसका एंजाइम द्वारा पाचन करना। वसा का पायसीकरण कर उसका एंजाइम द्वारा पाचन करना हमारे सामने इसका राइट आंसर। चलिए हम बढ़ते हैं 25 नंबर क्वेश्चन की ओर। मानव शरीर में भोजन का अवशोषण होता है। मानव शरीर में भोजन का अवशोषण कहाँ पर होता है? जी हाँ, फटाफट बताइए, मानव शरीर में भोजन का अवशोषण कहाँ पर होता है? यकृत में, आमाशय में, छोटे आंत में, बड़ी आंत में? तो यहाँ पर है मानव शरीर में भोजन का अवशोषण छोटी आंत में। देखिए, जब भी इस प्रकार के क्वेश्चन पूछे जाएं तो आपको भोजन का अवशोषण पूछा है तो आपको उस जो पॉइंट है उसकी ओर ध्यान देना है जहाँ से सबसे ज़्यादा अवशोषण होता हो, क्योंकि यहाँ पे देखें तो कुछ मात्रा में अवशोषण बड़ी आंत में भी होता है और हल्का फुल्का आमाशय से स्टार्ट हो जाता है, जो दवाइयाँ वगैरह होती है, अल्कोहल वगैरह। तो इनका आप लोगों को क्या करना है, जहाँ से सबसे ज़्यादा होता हो उसका वो राइट आंसर टिक करना है। चलिए बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। अग्नाशय द्वारा पाचक एंजाइम आहार नाल में कौन से भाग द्वारा स्रावित किए जाते हैं? ग्रहणी, क्षुद्रांत, आमाशय में और बड़ी आंत में। अग्नाशय द्वारा पाचक एंजाइम आहार नाल के कौन से भाग में स्रावित किए जाते हैं? बताइए फटाफट। ग्रहणी में, क्षुद्रांत में, आमाशय में, बड़ी आंत में। तो इसका राइट आंसर जो है वो है ग्रहणी में। जी हाँ, इसका राइट आंसर ग्रहणी में। तो चलिए, हम काफ़ी देर हो गई ऐसे क्वेश्चन आते हुए, हम आपको एक बार मानव के जो पाचन तंत्र है उससे मिलवा देते हैं, थोड़ा सा जानकारी करवा देते हैं आपकी पाचन तंत्र से। तो आज ये भी ह्यूमन का किधर है, आगे है शायद। ये पाचन तंत्र और उसके प्रमुख भाग हैं। शायद दिख नहीं रहा क्लियर, थोड़ा सा इमेज को अपने बड़ा कर लेते हैं। मानव पाचन तंत्र के प्रमुख अंग, सबसे पहले जो ये काम की बात है, मुख के अंदर लार स्रावित होती है, टाइलिन एंजाइम इसके द्वारा स्रावित किया जाता है। और मुख में टाइलिन एंजाइम के द्वारा किसका पाचन होता है? मुख में जो टाइलिन एंजाइम होता है उसके द्वारा स्टार्च का पाचन होता है। जी हाँ भाई, जो यहाँ पे मुख है इसमें टाइलिन एंजाइम के द्वारा स्टार्च का पाचन प्रारंभ हो जाता है। और ये है लार ग्रंथियाँ, यहाँ से मुख गुहा में छोड़ी जाती है लार। इसके बाद में आती है जीभ, जो हम इस पर स्वाद कलिकाएँ होती हैं, हमें स्वाद का अनुभव करवाती है कि किस प्रकार का भोजन का स्वाद है। इसके बाद में अगर अपने आगे बढ़ते हैं, जीभ से फिर ये आती है ग्रास नली। ग्रास नली से ये भोजन यहाँ से होता हुआ जाता है अपने इसमें स्टमक में, पेट में। यहाँ पर आमाशय है ये। इस आमाशय के बाद में अगर अपने आगे बढ़े, फिर है ये अपने सामने छोटी आंत। जी हाँ, छोटी आंत, ये आगे अपने पास में छोटी आंत। बीच में जो आप जाला सा गुच्छा सा देख रहे हैं ना, ये पूरा का पूरा जो गुच्छा बना हुआ है ये वाला, ये है पूरा का पूरा छोटी आंत का। और जो आप साइड में ये देख रहे हैं, ये रेड कलर में, डार्क रेड कलर में, ये पूरी की पूरी ये है अपने पास में बड़ी आंत। जी हाँ, ये बड़ी आंत है। तो आपको एक कन्फ्यूजन रहता है सबके कि छोटी आंत बड़ी है जबकि लंबाई में, और बड़ी आंत छोटी है, तो इनका नाम में इतना कन्फ्यूजन क्यों है? दरअसल है क्या कि जो छोटी आंत है वो व्यास में छोटा होने के कारण उसकी जो मोटाई है वो कम होने के कारण इसको छोटी आंत बोला जाता है, जबकि जो बड़ी आंत है उसकी मोटाई ज़्यादा होने के कारण उसको क्या बोला जाता है? बड़ी आंत बोला जाता है। तो ये था हमारा पाचन तंत्र। थोड़ा सा मैंने बताने की कोशिश की है, हालांकि आपको यहाँ पे क्लियर तो नहीं बता सकता, लेकिन फिर भी अपनों ने इसको करने की कोशिश की है। चलिए इसको स्क्रीन से अपने हटा देते हैं और बढ़ते हैं हमारे क्वेश्चन की ओर। थोड़ा सा जूम कर देते हैं तो अपने, हाँ, यहाँ तक आ गए थे। 27 नंबर क्वेश्चन। तो चलिए फिर आप बताइए 27 नंबर क्वेश्चन। निम्न में से कौन सा पाचक एंजाइम नहीं है? रेनिन, ट्रिप्सिन, इंसुलिन, लाइपेज। जी हाँ, फटाफट राइट आंसर दीजिए। निम्न में से कौन सा पाचक एंजाइम नहीं है? रेनिन, ट्रिप्सिन, इंसुलिन और लाइपेज। तो जी हाँ, यहाँ पर जो इंसुलिन है वो पाचक एंजाइम नहीं है। इंसुलिन पाचक एंजाइम नहीं है। चलिए अब हम बढ़ते हैं आगे नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। पाचन प्रक्रिया में स्टार्च के पाचन में अंतिम उत्पाद क्या है? पाचन प्रक्रिया में स्टार्च का पाचन होने के बाद में अंतिम उत्पाद क्या बनता है? ग्लूकोज, ग्लैक्टोज, माल्टोज और लैक्टोज। फटाफट बताइए। जी हाँ, अंतिम है ग्लूकोज।
है तो ये चारों के चारों एक प्रकार से शर्करा ही, लेकिन आपको ये ध्यान में रखना है अधिकतर का अंतिम उत्पाद ग्लूकोज ही रहता है। तो चलिए हम बढ़ते हैं अब हमारे नेक्स्ट क्वेश्चन 29 नंबर क्वेश्चन की ओर। ग्लाइकोजन का संचय होता है। ग्लाइकोजन का संचय कहाँ होता है? आमाशय में, यकृत में, ग्रहणी में, और डबल बार ग्रहणी आ गया ना, ये गलत टाइप हो गया। चलिए फिर भी आपके पास तीन ऑप्शन बचते हैं, आमाशय में, यकृत में, ग्रहणी में। राइट आंसर दीजिए, इसका कौन सा राइट आंसर है? ग्लाइकोजन का संचय। जी हाँ, इसका राइट आंसर है यकृत में। ग्लाइकोजन का जो संचय है वो यकृत में होता है। चलिए बढ़ते हैं 30 नंबर क्वेश्चन की ओर। आमाशय में पाचक रसों को स्रावित करने के लिए उत्सर्जित करने वाला हार्मोन है। आमाशय में पाचक रसों को स्रावित करने के लिए उत्तेजित करने वाला हार्मोन कौन सा है? उत्तेजित करने वाले हार्मोन का नाम बताइए। पेप्सिन, ट्रिप्सिन, रेनिन, सिक्रेटिन। कौन सा पाचक रसों को स्रावित करने के लिए उत्तेजित करता है इनमें से हार्मोन? जी हाँ, बिल्कुल राइट आंसर है इसका सिक्रेटिन। सिक्रेटिन इन्हें उत्तेजित करता है हार्मोन स्रावण के लिए। चलिए बढ़ते हैं 31 नंबर क्वेश्चन की ओर। मानव रक्त का पीएच मान होता है। मानव रक्त का पीएच मान कितना है? फटाफट बताइए, फटाफट इसका राइट आंसर दीजिए। ये तो आपको आता ही होगा। जी हाँ, मानव रक्त है वो हल्का सा क्षारीय होता है। 7.4 की इसकी पीएच होती है। 7 का जैसा कि आपको पता है उदासीन होता है, हल्का सा क्षारीय 7.4। चलिए 32। शरीर में हीमोग्लोबिन का कार्य क्या है? ऑक्सीजन का परिवहन, जीवाणुओं का नाश, पोषक पदार्थों का परिवहन, उपयुक्त में से कोई नहीं। फटाफट आंसर दीजिए। हीमोग्लोबिन का कार्य, जी हाँ बिल्कुल, रक्त में जो हीमोग्लोबिन है उसका कार्य है ऑक्सीजन या फिर CO2 दोनों का परिवहन का कार्य करता है। हीमोग्लोबिन यहाँ पे अपने सामने केवल ऑक्सीजन का लिखा है तो वहीं राइट आंसर होना है। तो चलिए अब हम बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। रक्त परिसंचरण का सर्वप्रथम अध्ययन किसने किया? रक्त परिसंचरण का सबसे पहले अध्ययन कौन से वैज्ञानिक ने किया बताइए? लैंडस्टीनर ने, कोनबर्ग ने, विलियम हार्वे ने और ब्राउन ने। फटाफट राइट आंसर दीजिए। जी हाँ, इसका राइट आंसर है हमारे सामने विलियम हार्वे। विलियम हार्वे ने सबसे पहले रक्त परिसंचरण के बारे में बताया था। चलिए बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। स्वस्थ मनुष्य का रक्तचाप होता है, रक्तचाप आप समझ गए होंगे, बीपी को बोला जाता है। बीपी स्वस्थ मनुष्य का कितना होता है? फटाफट बताइए इसका राइट आंसर। जी हाँ, इसका राइट आंसर है 120/80 mmHg। यहाँ 120/80 mmHg इसका राइट आंसर है। चलिए अब हम बढ़ते हैं हमारे नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। मानव में रुधिर बैंक का कार्य करता है। मानव में रुधिर बैंक का कार्य कौन करता है बताइए इसका फटाफट राइट आंसर क्या है? मानव में रुधिर बैंक का कार्य तिल्ली, फेफड़ा, हृदय और यकृत कौन करता है? तो यहाँ पर इसका राइट आंसर है तिल्ली। जी हाँ, तिल्ली जो है मानव जो बॉडी है उसमें रुधिर बैंक का कार्य करता है। चलिए बढ़ते हैं अब हम नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। प्रोटीन का पाचन होता है। प्रोटीन का पाचन कहाँ पर होता है? बड़ी आंत में, छोटी आंत में, दोनों में या फिर उपयुक्त में से कोई नहीं। फटाफट बताइए कौन से भाग में प्रोटीन का पाचन होता है? बड़ी आंत में, छोटी आंत में, या दोनों में से कोई नहीं, या फिर उपयुक्त में से ही कोई नहीं। सॉरी, दोनों में। तो यहाँ पर इसका राइट आंसर जो है वह प्रोटीन का पाचन होता है छोटी आंत में। जी हाँ दोस्तों, प्रोटीन का पाचन जो हमेशा होता है वो छोटी आंत में होता है। तो चलिए अब हम बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। मानव में लाल रक्त कणिकाओं का निर्माण होता है। मानव में लाल रक्त कणिकाओं का निर्माण कहाँ पर होता है? RBC का निर्माण पूछ रहा है। एक बार मैं फिर क्लियर कर दूं, RBC का निर्माण पूछ रहा है। तिल्ली, हृदय, अस्थि मज्जा और यकृत कहाँ पर होता है बताइए फटाफट। तो मानव में जो लाल रक्त कणिकाएं हैं उनका निर्माण होता है अस्थि मज्जा में। जी हाँ, अस्थि मज्जा, बोन मैरो में जो है RBC का निर्माण होता है। चलिए बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। RH की खोज किसने की थी? जी हाँ बताइए। वीनर ने, विलियम हार्वे ने, लैंडस्टीनर और वीनर ने, या फिर ल्यूवेनहॉक ने। RH जो कारक होता है नेगेटिव पॉजिटिव, इसके कारण रुधिर वर्ग हैं जो 4 की बजाय 8 में विभाजित हो जाते हैं। तो बताइए फटाफट कौन से कारक के कारण होता है? RH की खोज किसने की थी?
तो जी हाँ, इसका राइट आंसर है कोल लैंडस्टीनर और वीनर ने सबसे पहले RH कारक की खोज की थी। मकाकारेसस नामक बंदर में की थी RH कारक की खोज। चलिए बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। वर्णक हीमोग्लोबिन उपस्थित होता है, बताइए वर्णक हीमोग्लोबिन किस में पाया जाता है? प्लाज्मा में, WBC में, RBC में, WBC और RBC दोनों में। फटाफट बताइए किन में पाया जाता है? प्लाज्मा में, WBC में, RBC में, WBC और RBC दोनों में हीमोग्लोबिन किस में पाया जाता है? जी हाँ, RBC में पाया जाता है हीमोग्लोबिन, जिसके कारण इसका रंग होता है लाल। जी हाँ, हीमोग्लोबिन वर्णक के कारण ही रुधिर का रंग हमारे जो लाल होता है, ये RBC में उपस्थित रहता है। पेस मेकर किसे कहते हैं? जी हाँ, पेस मेकर किसे कहते हैं बताइए फटाफट। AV नोड को, दाएं आलिंद को, द्विलक कपाट को और त्रिलक कपाट को बताइए फटाफट। राइट आंसर इसका, मैं वेट कर रहा हूँ आपके आंसर का। जी हाँ, बिल्कुल राइट आंसर इसका है AV नोड को। AV नोड को पेस मेकर कहा जाता है। चलिए बढ़ते हैं हम अब नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। पेसमेकर का कार्य क्या है? श्वसन क्रिया का प्रारंभ करना, पाचन का नियमन करना, हृदय की धड़कन को प्रारंभ करना और वृक्क के कार्य को नियंत्रित करना। फटाफट बताइए इसका क्या है कार्य, पेसमेकर का कार्य। जी हाँ, यहाँ पर पेसमेकर का कार्य होता है हृदय की धड़कन को प्रारंभ करना। हृदय की धड़कन को प्रारंभ करने के पीछे पेसमेकर कार्य करता है। चलिए बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। मानव शरीर का सबसे कठोरतम भाग कौन सा है? ये क्वेश्चन आपको जरूर आता होगा। जी हाँ, मानव शरीर का जो सबसे कठोरतम भाग है वो है इनेमल। यह है दांत की ऊपरी परत, जो अपने दांत की ऊपरी परत पाई जाती है उसे इनेमल कहा जाता है और मानव शरीर का सबसे कठोर भाग है ये। चलिए बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। मानव मस्तिष्क में बुद्धि का केंद्र, मानव मस्तिष्क में बुद्धि का केंद्र कौन सा भाग कहलाता है? सेरेबेलम, सेरिब्रम, मेडुला ओब्लोंगेटा, उपयुक्त में से कोई नहीं। फटाफट बताइए इसका राइट आंसर क्या है? मानव मस्तिष्क में बुद्धि का केंद्र। जी हाँ, बिल्कुल सही दोस्तों, इसका राइट आंसर जो है वो है सेरिब्रम। सेरिब्रम जो है मानव मस्तिष्क में बुद्धि का केंद्र कहलाता है। चलिए अब हम बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की। मानव शरीर की सबसे लंबी कोशिका, मानव शरीर की सबसे लंबी कोशिका कौन सी है? अस्थि कोशिका, पेशी कोशिका, तंत्रिका कोशिका, इनमें से कोई नहीं। फटाफट बताइए इसका राइट आंसर। मानव शरीर की सबसे लंबी कोशिका पूछा है हमसे, तो आपको अच्छी तरीके से इसका राइट आंसर पता होगा। तंत्रिका कोशिका जो नर्व सेल होती है वो सबसे लंबी कोशिका होती है मानव शरीर की। चलिए हम बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। मस्तिष्क का सबसे बड़ा भाग कौन सा होता है? प्रमस्तिष्क, अनुमस्तिष्क, मेडुला ओब्लोंगेटा, इनमें से कोई नहीं। प्रमस्तिष्क, अनुमस्तिष्क, मेडुला ओब्लोंगेटा, इनमें से कोई नहीं। मस्तिष्क का सबसे बड़ा भाग पूछा है हमसे, तो चलिए अब हम बताते हैं इसका आपको राइट आंसर। इसका राइट आंसर है प्रमस्तिष्क। जी हाँ, प्रमस्तिष्क है वो मानव के मस्तिष्क का सबसे बड़ा भाग होता है। चलिए थोड़ा सा जो मुलाकात है वो कर देते हैं हम भी मानव मस्तिष्क से करते हैं थोड़ी मुलाकात अपने। तो यही इमेज होनी चाहिए शायद। जी हाँ, तो यहाँ पे आप ये देख सकते हैं कि ये वाला जो भाग है ये है प्रमस्तिष्क। ये वाला भाग जो है वो प्रमस्तिष्क, और इसके बाद में ये जो सेंटर वाला पार्ट है ये है हमारे पास में मध्य मस्तिष्क। कपाल हो गया बीच में, और ये वाला जो भाग है यहाँ पे, ये वाला भाग जो वो आता है पश्च मस्तिष्क में। तो और जो ये वाला भाग है वो है अनुमस्तिष्क। तो आप देख पा रहे हैं आसानी से, आपके सामने विजिबल है। प्रमस्तिष्क का भाग जो है मानव मस्तिष्क में सबसे बड़ा होता है। प्रमस्तिष्क का भाग मानव शरीर में सबसे बड़ा होता है। चलिए अब हम बढ़ते हैं हमारे नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। निम्नलिखित में से कौन सा रक्त वर्ग सार्वत्रिक दाता होता है? बताइए कौन सा रक्त वर्ग सार्वत्रिक दाता होता है? ए वर्ग, बी वर्ग, AB वर्ग या फिर O वर्ग? कौन सा है वो रुधिर वर्ग सार्वत्रिक दाता होता है? जी हाँ, इसका राइट आंसर है वो है O वर्ग सार्वत्रिक दाता। और जबकि सार्वत्रिक ग्राही जो होता है वो होता है AB वर्ग। AB वर्ग है वो सार्वत्रिक ग्राही होता है।
चलिए एक छोटी सी टेबल की सहायता से अपने इन्हें समझने का प्रयास करते हैं। सार्वत्रिक दाता और सार्वत्रिक ग्राही क्या हैं, तो चलिए ले आते हैं अपने यहाँ पे टेबल को, जिसकी मदद से अपने इजली समझ पाएंगे इसको। आइए भी इसको थोड़ा सा क्रॉप कर देते हैं, जितना अपने काम का है उतना ही अपने इसको रखते हैं एक्स्ट्रा में। देखिए यहाँ पे जो A+ है, अपने पास में 8 प्रकार के रुधिर वर्ग बन जाते हैं RH कारक होने के बाद में। RH कारक के कारण RH पॉजिटिव और RH नेगेटिव 4 तो होते हैं, AB और O, तो 4 ही बन जाते हैं पॉजिटिव के, 4 ही नेगेटिव के। तो टोटल अपने पास में जो ब्लड ग्रुप है वो हो जाते हैं 8। तो इसके बाद में अगर अपने बात करें तो जो A+ है वो A+ व AB+ को दे सकता है, और ले किससे सकता है, सभी से। लेकिन यहाँ पे देखिए क्लियर है, जो AB+ है वो अपने पास में सार्वत्रिक ग्राही है, सभी से ले सकता है, लेकिन देता किसको है, केवल AB+ को। यदि आपसे ऑप्शन में प्लस माइनस का कंफ्यूजन क्रिएट किया जाए और ये पूछा जाए कि सार्वत्रिक ग्राही कौन है, सबसे रक्त ले कौन सकता है, तो आप हमेशा याद रखिएगा सबसे रक्त लेने वाला कौन है, AB+ सबसे रक्त ले सकता है। जबकि अगर आपसे ये पूछा जाए कि सबको रक्त दे कौन सकता है और नेगेटिव पॉजिटिव का कंफ्यूजन हो, तो वहाँ पे हमेशा ध्यान में रखना है O पॉजिटिव नहीं, O नेगेटिव सबको रक्त दे सकता है। जी हाँ, O नेगेटिव सबको रक्त दे सकता है। जबकि आप ऊपर देख पा रहे हैं, जो इधर O पॉजिटिव है वो केवल पॉजिटिव वालों को दे सकता है, लेकिन O नेगेटिव एवरीवन को, O नेगेटिव ब्लड ग्रुप्स हैं उनको भी और पॉजिटिव वालों को भी। तो इस प्रकार हम समझ सकते हैं कि सार्वत्रिक दाता अगर बोला जाए तो वो कौन है, O नेगेटिव, और सार्वत्रिक ग्राही अगर बोला जाए हमारे सामने तो कौन होता है, वो होता है AB पॉजिटिव, और सार्वत्रिक दाता कौन है, O नेगेटिव। तो चलिए अब हम बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। श्वेत रक्त कणिकाएं, WBC का सबसे प्रमुख कार्य क्या है, WBC का मुख्य कार्य फटाफट बताइए। यहाँ पर हमारे सामने क्या होता है, जी हाँ, WBC का कार्य है रोग प्रतिरोधक क्षमता प्रदान करना। हमें रोग प्रतिरोधक जो क्षमता प्रदान करते हैं वो WBC करती है। श्वेत रक्त कणिकाएं, इन्हें हमारे शरीर के सैनिक भी कहा जाता है। मनुष्य में कितनी जोड़ी कपाल तंत्रिकाएं पाई जाती है, फटाफट बताइए, मनुष्य में कितनी जोड़ी कपाल तंत्रिकाएं पाई जाती है। तो मनुष्य में कितनी जोड़ी कपाल तंत्रिकाएं पाई जाती है, मनुष्य में 12 जोड़ी कपाल तंत्रिकाएं पाई जाती है। जी हाँ दोस्तों, 12 जोड़ी कपाल तंत्रिकाएं मनुष्य में पाई जाती है। चलिए अब हम बढ़ते हैं हमारे नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। लैंगरहैंस के द्वीप समूह उपस्थित होते हैं, कहाँ पर पाए जाते हैं लैंगरहैंस के द्वीप समूह, बताइए फटाफट इसका राइट आंसर। यकृत में, तिल्ली में, आमाशय में, अग्नाशय में, कहाँ पर पाए जाते हैं लैंगरहैंस द्वीप समूह, तो ये पाए जाते हैं दोस्तों अग्नाशय में। लैंगरहैंस के द्वीप समूह कहाँ पर पाए जाते हैं, अग्नाशय में पाए जाते हैं दोस्तों। निम्नलिखित में से कौन सा ऊतक तीनों जनन परतों से उत्पन्न होता है, जी हाँ बताइए फटाफट कौन सा राइट आंसर है, कौन सा ऊतक तीनों जनन परतों से उत्पन्न होता है, एपिथेलियम ऊतक, कंकाल ऊतक, संयोजी ऊतक या फिर उपयुक्त सभी। कौन सा जो ऊतक है वो तीनों जनन परतों से निर्मित होता है, जी हाँ दोस्तों इसका राइट आंसर है एपिथेलियम ऊतक। एपिथेलियम ऊतक जो है वो तीनों जनन परतों से क्या होता है, निर्मित होता है। चलिए बढ़ते हैं हम हमारे 51 नंबर क्वेश्चन की ओर। अस्थि बनने की प्रक्रिया क्या कहलाती है, अस्थि बनने की प्रक्रिया, अस्थि निर्माण की प्रक्रिया क्या कहलाती है, ओसिफिकेशन, कैल्सिफिकेशन, डीकैल्सिफिकेशन और कॉन्ड्रिफिकेशन। फटाफट बताइए दोस्तों इसका राइट आंसर क्या है। जी हाँ, आप बिल्कुल सही समझ पा रहे हैं, इसका राइट आंसर है ओसिफिकेशन। अस्थि निर्माण की प्रक्रिया कहलाती है ओसिफिकेशन। चलिए बढ़ते हैं 52 नंबर क्वेश्चन की ओर। मानव शरीर में पक्ष्माभि एपिथेलियम पाई जाती है, मानव शरीर में पक्ष्माभि एपिथेलियम पाई जाती है मूत्राशय में, योनि में, श्वास नली में, यूस्टेकियन नलिका में। फटाफट बताइए इसका राइट आंसर। मूत्राशय में, योनि में, श्वास नली में, यूस्टेकियन नलिका में कहाँ पर पाई जाती है पक्ष्माभि एपिथेलियम। मैं वेट कर रहा हूँ आपके आंसर का। जी हाँ दोस्तों, इसका राइट आंसर है श्वास नली में पाई जाती है पक्ष्माभि एपिथेलियम। चलिए बढ़ते हैं अब हम हमारे नेक्स्ट क्वेश्चन 53 नंबर पेज पे।
53 नंबर क्वेश्चन की ओर। लाल रक्त कणिकाओं का जीवन काल, आरबीसी का लाइफ टाइम कितना है? 1000 दिन, 120 दिन, 200 दिन, 500 दिन। फटाफट बताइए राइट आंसर कितना है आरबीसी का जीवन काल। लाल रक्त कणिकाओं का जीवन काल पूछा गया है, तो लाल रक्त कणिकाओं का जीवन काल होता है 120 दिन। इसीलिए जब भी हम ब्लड डोनेट करते हैं तो हमें कम से कम 3 महीने पहले ये पूछा जाता है कि आपने लास्ट टाइम जो ब्लड डोनेट किया था वो 3 महीने से अधिक समय हो गया था। तो चलिए बढ़ते हैं अब हम हमारे अगले क्वेश्चन 54 नंबर क्वेश्चन की ओर। मानव शरीर का सबसे बड़ा अंग, मानव शरीर का सबसे बड़ा अंग कौन सा है? मस्तिष्क, हृदय, यकृत और वृक्क। बड़ा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, फटाफट आंसर चाहिए मेरे को। इसका सबसे बड़ा अंग कौन सा है मानव शरीर का, बताइए। जी हाँ, मानव शरीर का सबसे बड़ा अंग है यकृत। यकृत जो है मानव शरीर का सबसे बड़ा अंग है। चलिए बढ़ते हैं अब 55 नंबर क्वेश्चन की ओर। 5 क्वेश्चन हो रहे हैं दोस्तों। ऑक्सीजनित रक्त उपस्थित होता है, ऑक्सीजन मिला हुआ रक्त हृदय के कौन से भाग में होता है? बताइए। बाएं आलिंद में, दाएं आलिंद में, महाशिरा में, दाएं नीले में। बताइए फटाफट राइट आंसर इसका। जी हाँ दोस्तों, आपका सही आंसर है। जो ऑक्सीजनित रुधिर होता है वो तब बाएं आलिंद में, बाएं आलिंद में ऑक्सीजनित हृदय जो रक्त होता है वो रुकता है। चलिए अब हम बढ़ते हैं हमारे नेक्स्ट क्वेश्चन 56 नंबर पेज 56 नंबर क्वेश्चन की ओर। निम्नलिखित में से आंसुओं में कौन सा एंजाइम पाया जाता है? जो मानव अश्रु होते हैं उनमें कौन सा एंजाइम पाया जाता है? टाइलिन, एमाइलेज, यूरिएज, लाइसोजाइम। फटाफट बताइए कौन सा एंजाइम पाया जाता है मनुष्य के आंसू में? टाइलिन, एमाइलेज, यूरिएज और लाइसोजाइम। जी हाँ, राइट आंसर है लाइसोजाइम एंजाइम पाया जाता है मनुष्य के अश्रु में, आँखों से निकले आंसू में। जी हाँ। 57 नंबर क्वेश्चन। निम्नलिखित में से मास्टर ग्रंथि कहलाती है? मास्टर ग्रंथि कौन सी कहलाती है मानव शरीर की? जी हाँ, पिट्यूटरी ग्रंथि, थायराइड ग्रंथि, अग्नाशय ग्रंथि और थाइमस ग्रंथि। फटाफट क्वेश्चन दीजिए इसका राइट आंसर क्वेश्चन का। चलिए हम मिलवाते हैं आपको मास्टर ग्रंथि से। एक बार मास्टर ग्रंथि से आपकी मुलाकात करवा दें, फिर इसका राइट आंसर हम देंगे आपको। आप समझ भी जाएंगे जैसे ही जो इमेज ओपन होगी कि कौन सी है मास्टर ग्रंथि। तो जो आपके सामने अभी इमेज ओपन हो रही है, इसमें आप देख रहे हैं कि ये बीच में एक छोटी सी ग्रंथि है, इसको बोला गया है मास्टर ग्रंथि। ऊपर ये जो पिंक कलर का है वो हाइपोथैलेमस है, ब्रेन की स्ट्रक्चर है। तो थोड़ा सा जूम करके दिखा दूं। ये जो आप देख रहे हैं छोटी सी डार्क पिंक कलर की, ये है मास्टर ग्रंथि। पीयूष ग्रंथि इसका नाम है। पिट्यूटरी ग्लैंड जिसको बोला जाता है मास्टर ग्रंथि, चने के दाने के जैसा इसका आकार होता है, उतना साइज होता है, मास्टर ग्रंथि के नाम से जाना जाता है। जी हाँ, ये है हमारी मास्टर ग्रंथि। तो चलिए, ये क्वेश्चन आप समझ गए होंगे इसका राइट आंसर कौन सा था। इसका राइट आंसर जो था हमारे सामने पीयूष ग्रंथि था। तो मैं एक बार फिर से थोड़ा सा साइज बड़ा कर देता हूँ क्वेश्चंस का। तो इसका जो राइट आंसर है वो है पिट्यूटरी ग्रंथि या फिर पीयूष ग्रंथि। चलिए बढ़ते हैं 58 नंबर क्वेश्चन की ओर। निम्नलिखित में से करो या मरो हार्मोन कहलाता है? थायरोक्सिन, इंसुलिन, ग्लूकागोन और एड्रीनलिन। जी हाँ, फटाफट बताइए इसका राइट आंसर। कौन सा हार्मोन करो या मरो कहलाता है? डू और डाई हार्मोन। तो इसका राइट आंसर है एड्रीनलिन। एड्रीनल ग्रंथि से हार्मोन स्रावित किया जाता है। ये एड्रीनलिन जब भी कोई डर या भय की स्थिति में ये हार्मोन स्रावित होता है, इसे करो या मरो हार्मोन के नाम से जाना जाता है दोस्तों। 59 नंबर क्वेश्चन की ओर। और इसके पश्चात हमारे सामने बचता है एक और क्वेश्चन बस। निम्नलिखित में से कौन सी ग्रंथि द्वारा थायरोक्सिन हार्मोन स्रावित किया जाता है? कौन सी ग्रंथि थायरोक्सिन हार्मोन स्रावित करती है? थाइमस ग्रंथि, थायराइड ग्रंथि, पीनियल ग्रंथि, पिट्यूटरी ग्रंथि। बताइए राइट आंसर दोस्तों इसका फटाफट। कौन सी ग्रंथि द्वारा थायरोक्सिन हार्मोन स्रावित किया जाता है? तो इसका जो राइट आंसर है वो है थायराइड ग्रंथि द्वारा थायरोक्सिन हार्मोन स्रावित किया जाता है।
जी हाँ दोस्तों, थायराइड ग्रंथि द्वारा थायरोक्सिन हार्मोन स्रावित किया जाता है। तो चलिए अब हम बढ़ते हैं हमारे लास्ट और फाइनल क्वेश्चन की ओर से। ये क्वेश्चन करने से पहले आपको मैं एक बार फिर बोल दूं, जैसे ही ये वीडियो कंप्लीट होती है आप सबसे पहले कमेंट करके बताओगे आपकी कितने क्वेश्चन सही होते हैं। वीडियो कैसी लगी कमेंट करोगे, वीडियो को लाइक करोगे और अच्छी लगी तो अपने दोस्तों को शेयर करोगे। आगे आपको कौन से टॉपिक और कौन से सब्जेक्ट की वीडियो चाहिए वो भी कमेंट में ज़रूर बताओगे। तो जो नेक्स्ट अपने पास में है क्वेश्चन, निम्नलिखित में से कौन सा हार्मोन रक्त में कैल्शियम की मात्रा को बढ़ाता है? कौन सा हार्मोन रक्त में कैल्शियम की मात्रा को बढ़ाता है? इसका आपको राइट आंसर देना है कैल्सिटोनिन, पैराथार्मोन, वैसोप्रेसिन और थायरोक्सिन। कौन सा हार्मोन कैल्शियम की मात्रा को रक्त में बढ़ा देता है? राइट आंसर बताइए इसका फटाफट। जी हाँ, इसका राइट आंसर है पैराथार्मोन जो है वो रक्त में कैल्शियम की मात्रा को बढ़ा देता है। तो दोस्तों ये थी हमारी आज की वीडियो, कैसी लगी ज़रूर बताइएगा, कमेंट कीजिएगा, वीडियो को लाइक एंड शेयर ज़रूर कर दीजिएगा और चैनल को सब्सक्राइब करके रखिएगा ताकि आने वाले समय में ऐसी ही हम आपको और भी वीडियो प्रोवाइड करवा सकें। Fearless.